तो जैसे अभी अपन लाइन इंटीग्रल की कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है। उनमें लाइन इंटीग्रल जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने बताया था कैसे कैसे कि जैसे सारा फंक्शन जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड का डी एक्स डी वाई डी जेड के साथ में उन सबको किसी एक वेरिएबल में लाना है, या तो सारे को एक्स के टर्म में, या तो वाई के टर्म में, या तो जेड की टर्म में, या फिर एक्स वाई जेड का जो कर्व दे रखा है उसका पैरामीट्रिक इक्वेशन में, उसको मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल के सबको उस पैरामीटर की फॉर्म में लाके सोल्व करना है लाइन इंटीग्रल को, ठीक है। तो ये वाला लाइन इंटीग्रल देखते हैं एक बार, जो है पैरामीट्रिक फॉर्म वाले में लाके या सिंगल वेरिएबल में लाके कैसे सोल्व होगा, और उसके बाद में हम देखेंगे कि डायरेक्ट हो सकता है कि नहीं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे हो सकता है वो भी बताएंगे अभी, कि वो फील्ड जब कंजर्वेटिव होता है तब ये इंटीग्रल सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ फंक्शन अज्यूम करना है कि कौन से फंक्शन का ग्रेडियंट में डालेंगे कि ये वाला निकल के आएगा, ठीक है। तो वो देखेंगे अभी। तो एक बार इस लाइन इंटीग्रल को जो है वो सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल में लाके करना है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल में हमको जो है मतलब जैसे एफ डॉट डी आर, लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है? एफ डॉट डी आर मतलब ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट, ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है हमको किसी करो सी के अलोंग। अब सी क्लोज करो है तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी क्लोज हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो लाइन इंटीग्रल हमेशा किसी पाथ के अलोंग कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये वाला कैलकुलेट करने को बोला है इस वाले पाथ के अलोंग। ये पाथ क्या है? इस 0 0 0 और 1 1 1 को ज्वाइन करने वाला लाइन, कोई करो नहीं है वो, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट है इन दोनों को ज्वाइन करने वाला, और ये लाइन इंटीग्रल हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वाला ये वाले से ये वाले डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो इस लाइन के अलोंग कैलकुलेट करना है तो पहले लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा। तो लाइन 3D में लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और उस लाइन के अलोंग जो है कोई भी एक वेक्टर, उस वेक्टर के कोएफिशिएंट जो है उस लाइन के dr होंगे, क्योंकि एक पॉइंट और dr चाहिए लाइन के। तो जैसे पॉइंट मान लो ये वाला दोनों पॉइंट ही लाइन के ऊपर है, तो मैं पॉइंट ले रहा हूँ x माइनस 0। ऐसे वैसे इक्वेशन क्या होती है 3D में लाइन की? वो x माइनस अल्फा अपोन एल, वाई माइनस बीटा अपोन एम, और z माइनस गामा अपोन एन, ये वाली इक्वेशन होती है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? लाइन के ऊपर एक पॉइंट, और एल एम एन क्या होता है? लाइन के डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट या लाइन के dr जिनको बोलते हैं। तो ये वाला इक्वेशन होगा x अपोन ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या होगा? आई कैप। इस डायरेक्शन में लाइन के अलोंग जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? उसको बी वेक्टर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं वो क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कैसे? ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, है ना। तो एक्स अपोन एम 1, वाई अपोन 1 और जेड अपोन 1, इस रेशियो को टी मान लो। तो एक्स वाई जेड इक्वल टू टी हो गया, इसमें डाल दो सिंपली। तो उस वाले इंटीग्रल में डालेंगे एक्स वाई जेड आ गया ना, सब वाई और जेड सब टी है। तो एक्स वाई प्लस जेड करेंगे तो 2t, और क्या है डी एक्स, एक्स इक्वल टू टी है तो डी एक्स क्या हो जाएगा? डी टी, प्लस उस वाले में भी क्या होगा? 2t डी टी, प्लस वो भी क्या होगा? 2t डी टी, ठीक है। ये सबको जोड़ के निकालेंगे तो क्या आएगा? 6t डी टी, ठीक है। तो 6t कितना होगा? 3t स्क्वायर। अब t का लिमिट चाहिए इसके अंदर, इस इंटीग्रेशन के अंदर। x इक्वल टू टी है और x 0 से 1 में वेरी हो रहा है, या फिर देख लो y इक्वल टू टी है, y भी 0 से 1 में वेरी हो रहा है। तो किसी भी एक x इक्वल टू टी को बराबर करके x का लिमिट जो है वही t का लिमिट है, तो 0 से 1 में इसका लिमिट हो जाएगा। यही लिमिट 0 से 1 में, तो इसका आंसर कितना है? 3। तो ये वाला तो हुआ लाइन इंटीग्रल, जिसको लाइन इंटीग्रल की तमीज़ में कैलकुलेट करते हैं तब। अब इसको लाइन इंटीग्रल में कैलकुलेट नहीं करना हो और मान लो इसको सीधा सीधा करना हो, तो सीधा सीधा करने मतलब जैसे लाइन इंटीग्रल ये वाला फॉर्म में दिया हो ना, इसको एक तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। एक कंडीशन है कि अगर मान लो एफ वेक्टर, ये वाला तो एक मेथड 1 हो गया ना। अब मान लो ये जो इसके साथ में लाइन इंटीग्रल में जो एफ वेक्टर दिया हुआ है ना, वो एफ वेक्टर अगर कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव का मतलब अगर इसका कर्ल 0 है, ठीक है। अगर इसका कर्ल 0 है तो इस एफ वेक्टर को हम किसी स्केलर फंक्शन एफ, ये स्केलर है, ये वेक्टर फील्ड है ना, ये एफ वेक्टर अगर कंजर्वेटिव है तो इस एफ वेक्टर को हम किसी स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर वहाँ डाल के देखो एक बार, वहाँ डाल के देखेंगे तो क्या बनेगा? ये ग्रेड एफ, ये इंटीग्रल बना ग्रेड एफ डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, और ग्रेड एफ क्या है? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, है ना, सबके साथ में आई कैप जे कैप। तो ये क्या बनेगा? अल्टीमेटली ये बनेगा डेल बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स के साथ में आई कैप, और आई कैप का डॉट लेंगे इसके साथ तो ये डी एक्स आएगा, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के साथ में इसमें क्या आएगा? जे कैप, और उसका डॉट लेंगे इसके साथ में तो डी वाई, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड,
मतलब ये एक जनरल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कि एफ अगर कंजर्वेटिव हो तब हम इस इंटीग्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला इंटीग्रेशन हुआ। अब इसी को हम जो है ना, अब एक टर्म होती है हमारे पास कि टोटल डिफरेंशियल जो है ना एफ का, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी डेल एफ अपॉन डेल एक्स ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म को इससे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डी ऑफ एफ, मतलब डिफरेंशियल ऑफ एफ हो गया ना। तो ये सिंपली क्या निकल के आएगा, एफ, ठीक। और एफ, अब इसकी लिमिट कहाँ से लगाएंगे, एफ की जो दी हुई लिमिट है सीधी लगा देंगे उसमें। तो मतलब कुल मिला के यहाँ पे बोलने का मतलब यह था कि डेल क्रॉस एफ जो कंजर्वेटिव है, मतलब उसका कर्ल 0 है, तो एफ को किसी स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और जब उस स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट को इस इंटीग्रल में डालोगे जो एफ डॉट डी आर कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो सीधा सीधा एफ निकल के आएगा। मतलब अगर आपको एफ पता है तो उसमें आप सीधी सीधी लिमिट डाल दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ वाला फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है, ये वाई प्लस जेड डी एक्स, एक्स प्लस जेड डी वाई, एक्स प्लस वाई डी जेड। तो इसको हम ये बोल सकते हैं ना, ये कि मतलब वाई प्लस, ये इस फंक्शन को जो है, ये ऐसा फंक्शन रहा होगा कुछ एफ वेक्टर जो है हमारे पास में। इसको एक बार लिख देता हूँ इधर में, ये आंसर 3 है ना, तो अभी देखो वो इससे कैलकुलेट करेंगे, सीधा हो जाएगा 1 मिनट में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये वाला एफ वेक्टर जो हमको दिया हुआ है, अबे चल ले, एफ वेक्टर क्या आएगा, वाई प्लस जेड आई कैप प्लस एक्स प्लस जेड जे कैप प्लस एक्स प्लस वाई के कैप, ठीक है। ये वाला फंक्शन, और साथ में ये तो क्या है, डॉट, इसके साथ में डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर है ना ये लाइन इंटीग्रल। तो एफ डॉट डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप, उन्हीं का डॉट प्रोडक्ट, मतलब इस वेक्टर का डी एक्स डी वाई डी कैप के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेके ये आया हुआ है, सीधा लिखा हुआ है वहाँ पे। तो ये एफ वेक्टर अगर कंजर्वेटिव है कि नहीं वो सीधा चेक कर लो एक बार, इसका कर्ल निकालो। चलो ये तो यहाँ पे पाथ आसान दिया हुआ है ना, तो ये इंटीग्रल जो अभी किए थे वो तो एक्स वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू टी आ गया था, तो टी टी करके वहाँ से भी सोल्व हो जा रहा है, ठीक है, वो भी आसानी है, उससे भी हो जाएगा। लेकिन मान लो इसमें इसको 0 0 0 की जगह, इसको 1 1 1 की जगह मान लो इसको 2 3 4 दे देता, इसको 1 2 3 दे देता, तब इक्वेशन में जो टी टी डालते ना, तब वो सारा ऐड करके, और मान लो उसमें से एक भी स्क्वायर दे देता कुछ, तब वो वाले इंटीग्रल जो है और बड़ा बनता, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ अब अगर यहाँ पे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल वाई, डेल वाई डेल जेड, मतलब इसका कर्ल चेक कर रहे हैं हम एक बार कि हम सीधा सीधा उसको कर सकते हैं कि नहीं, वो वाला करने के लिए। इसमें आया वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। अब करो ज़रा, आई कैप के साथ में क्या आएगा, वाई वाला, तो 1 माइनस इसके साथ में क्या आएगा 1, माइनस जे कैप के साथ में क्या आएगा, जे कैप के साथ में ये वाला 1 माइनस ये वाला जेड है ये, तो प्लस के कैप के साथ में क्या आएगा, ये वाला 1 माइनस वाई वाला 1। तो ये क्या आएगा, एक 0 वेक्टर आ गया ना। तो कुल मिला के डेल क्रॉस एफ आया ना हमारे पास में, वो कितना आया 0। तो मतलब एफ जो ये वाला फंक्शन दिया हुआ ना, ये कंजर्वेटिव है, और कंजर्वेटिव है तो इस फंक्शन को जो है वो हम एफ वेक्टर इक्वल टू किसी स्केलर फंक्शन की ग्रेडियंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब वो स्केलर फंक्शन आपको अज्यूम करना पड़ेगा दिमाग में, ताकि उसको ग्रेड में डालो, इस डेल के अंदर डालो, तो वो ये उस तरह का फंक्शन दे। तो देखो जब इस स्केलर के अंदर एफ जो है पहले जाएगा डेल बाई डेल एक्स के साथ में, डेल बाई डेल एक्स के साथ में जाएगा तो वाई प्लस जेड बचना चाहिए। तो मतलब ये एक टर्म मान लो मैं ये ले लेता हूँ एक्स और वाई प्लस जेड, तब ये एक्स में जाएगा, तब हमारे पास वाई प्लस जेड बच जाएगा। लेकिन यही टर्म जो है वाई में भी जाएगा, यही टर्म जेड में भी तो जाएगा, ये एफ सबके साथ जाता है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। तब वो जब वाई के साथ जाए तब एक्स प्लस जेड बचना चाहिए। तो वाई, ये वाला टर्म क्या हो गया, एक्स वाई प्लस एक्स जेड। तो ये वाला टर्म x के साथ जा रहा है तब तो y प्लस जेड बच रहा है, लेकिन जब y के साथ जाना चाहिए तब x प्लस जेड बचना चाहिए। तो y के साथ जाएगा तो ये x तो यहाँ से बच जाएगा, y है तो, और ये वाला 0 हो जाएगा। तो मतलब एक हमारे पास में z भी बचना चाहिए। इसका मतलब z के साथ में भी अगर y हो एक जगह, तो z के साथ में जो y होगा वो डेल प्लस डेल y में जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, एक उसका डेरिवेटिव 1 हो गया और z बच जाएगा। तो मतलब इसके अंदर एक टर्म ऑन ले लें हम वाई जेड का, तो वाई जेड वाला, अब इस पूरे को डाल के देखो, अब इसको x के अंदर डालोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और x 1 होके y प्लस जेड बचेगा। इसी को जो है पूरे को डेल बाई डेल वाई के साथ लेके जाओगे, क्योंकि यही टर्म सबके साथ जाना है ना, तो तब y के साथ लेके जाओगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, लेकिन
वाई ये वाले में 1 हो जाएगा, एक्स प्लस जेड बचेगा। अब इसी टर्म को जेड में भी तो जाएगा ये, तो जेड में जाए तब एक्स प्लस वाई बचना चाहिए। तो इस टर्म को पूरी को जेड के साथ डाल दो, डेल बाई डेल जेड के साथ में डालोगे, इसमें जेड इसमें और जेड इसमें, तब एक्स प्लस वाई बचना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई बच रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के एफ वेक्टर जो है उसको इस फंक्शन की ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस फंक्शन की ग्रेडियंट, इस फंक्शन को ग्रेडियंट की अब वहाँ पे देखो ग्रेड एफ को सीधा डालोगे तो अल्टीमेटली वो एफ ही निकल के आएगा। तो मतलब यही फंक्शन निकल के आएगा। तो अगर आपको ये फंक्शन दिया हुआ था, आपने कर्ल चेक किया, कर्ल चेक करने के बाद में ये फंक्शन इमेजिन किया जो इसको दे दे, है ना, मतलब जो ये वाला वेक्टर फील्ड दे दे, तो अल्टीमेटली जब इस पूरे को इंटीग्रल में डालोगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या निकल के, वो जो इंटीग्रेशन देगा वो एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स देगा। और जेड एक्स के साथ में मतलब इस वाले को पूरे को डालेंगे इस इंटीग्रल के अंदर, मतलब ग्रेड एफ के अंदर, इसके अंदर डालेंगे ग्रेड एफ डॉट डी आर के अंदर। जैसे ये वाला कैलकुलेशन किया ना, तो अल्टीमेटली इसका लिमिट लगाएंगे। इसका लिमिट कहाँ से कहाँ दे रखा, सीधा दे रखा 0 0 0 से 1 1 1, 0 0 0 से 1 1 1, है ना। अब ये निकल के आएगा f, और f का लिमिट हो गया 0 0 0 से 1 1 1। अब ये वाले का क्या निकल के आएगा, 1 1 डालो सब में, 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 3, और 0 0 डालोगे तो 0, तो ये 3 सीधा निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ेगा, ये फंक्शन इमेजिन किया उसमें लिमिट डाल दो बस। इसी तरह का एक दो प्रॉब्लम इस तरह का मैं जैसे पहले वाली वीडियो के अंदर भी बोला हूँ कि इस तरह का प्रॉब्लम जो है गेट में बहुत आया हुआ है, और सब 2 2 नंबर का प्रॉब्लम आया हुआ है। क्योंकि अगर जब तक ये वाला फंक्शन, और उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आया हुआ है कि इसमें फंक्शन कंजर्वेटिव ही दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब उन्होंने जब प्रॉब्लम डिज़ाइन किया होगा तो उन्होंने उम्मीद किया होगा हमसे इस तरीके से सॉल्व करने का कि एक लाइन में हो जाए, ठीक है। और अब उसी का, अब ये जैसे इसमें बता रहा हूँ ना, ये वाई प्लस जेड जेड प्लस, ये तो आसान वाला दे दिया। कहीं भी मान लो एक्स स्क्वायर वाई ऐसे आ गया और इस तरह का भी दे दिया ना, तब भी उसको सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगी, मतलब टाइम लगेगा उसके अंदर। एक टर्म का स्क्वायर भी आ जाए और साथ में वो कंजर्वेटिव भी आ जाए, तो अगर इक्वेशन निकाल के करोगे तो टी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी, तो बड़ा बनेगा क्वेश्चन फिर, ठीक है। तो इस वाली अब ऐसे कुछ एक और दो प्रॉब्लम लेके आऊँगा जो है उसको कन्वेंशनल तरीक़ों से करोगे इक्वेशन निकाल के तो वो बड़ा बनेगा, और ऐसे फंक्शन इमेजिन करके करोगे तो 1 मिनट में हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो कंजर्वेटिव हो, है ना। तो एक दो प्रॉब्लम ऐसी और लेके आऊँगा, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।